Now see next topic, flood routing. Flood routing. Flood routing is the process of calculating water level in the reservoir, comma storage quantity, and outflow rate to a particular inflow hydrograph at various instant of टाइम. आप इनको अंडरलाइन करेंगे. आउटफ्लो रेट टू ए पर्टिकुलर इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो फ्लड राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वाटर लेवल इन द रिजर्वायर, a storage quantity and outflow rate to a particular inflow hydrograph. ठीक है. फ्लड राउटिंग is an important technique necessary to determine solution of floods by making a reservoir floods can be controlled. By making a reservoir floods can be controlled. राइट. तो रिजर्वायर जब हम बनाएंगे तो फ्लड्स हमारा क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पानी को वो रोकेगा. जैसे मान लीजिए ये वॉल है, अब मान लीजिए पीछे से पानी आ रही है कंप्लीटली, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वॉल बना दिया तो पीछे के फ्लो को हमने रोक लिया. लेकिन जब ये वॉल टूटेगी तो पानी और तेजी से आएगी यहाँ पे. बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमने पानी को यहाँ पे रोक रखा है. So flood routing is the process of calculating water level in the reservoir, a storage quantity and outflow rate to a particular inflow hydrograph at various instant of time. Flood routing is an important technique necessary to determine solution of floods. By making a reservoir, floods can be controlled. Right? तो देखिए aim of routing क्या है, to find attenuation and lag. ठीक है. तो एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन लिख लीजिए आप फिर से. The aim of routing is to derive outflow hydrograph from a given inflow hydrograph, and find attenuation and lag. And find attenuation, ऐसे लिखोगे, attenuation and lag. LAG lag, ATTENUATION, attenuation and lag. देखिए जैसे ये मान लीजिए फ्लड राउटिंग है, दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज रिजर्वायर राउटिंग एंड सेकेंड इज चैनल राउटिंग. ठीक है. तो रिजर्वायर राउटिंग में क्या होता है, देखिए आप, ये मान लीजिए डैम है, ठीक है, ये डैम है, और ये मान लीजिए यहाँ पर डैम में ऑरिफाइस है, एंड दिस इज द वाटर लेवल हियर. पानी अभी इस लेवल पे है. इस रिवर से यहाँ पर, क्योंकि डैम किसी न किसी रिवर से ही कनेक्टेड होगी, बकेट से लाके पानी तो डालोगे नहीं उसमें. सो दिस इज कनेक्टेड विद द रिवर. यहाँ पर ये पानी इस तरीके से स्टोर्ड है, और इस ऑरिफाइस से हमने पानी को बंद कर रखा है. ठीक है. डैम का फंक्शन ये होता है कि पानी को हम स्टोर करके रखते हैं, और जब फिर जरूरत पड़ेगी इस ऑरिफाइस को ओपन करेंगे और ये पानी बाहर इधर वाले एरिया में आ जाएगी. मतलब
एरिया को हम दो तरीके से सेपरेट करते हैं। जैसे इस बोर्ड के पीछे का एरिया है, मान लो वो रिवर बेसिन का एरिया था, तो उधर हमने रिजर्वायर बना दिया, डैम, जैसे भाखड़ा नंगल डैम देखो, ठीक है, उधर हमने क्या किया, रिजर्वायर बना दिया। आपने देखा होगा, चलो नहीं भी देखा है तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक वीडियो में दिखा दूं डैम का। तो देखिए आप कि एग्जैक्टली क्या है कि ये डैम दिखा दूंगा मैं वीडियो में, डोंट वरी, पहले समझने की कोशिश करो फिर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। तो एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ से पीछे पूरा पानी स्टोर्ड है, यहाँ पर डैम बना रखा है। अब ये वाला एरिया बिल्कुल सूखा है, इसको पानी की जरूरत है, तो यहाँ से शटर्स को ओपन करेंगे, शटर्स भी लगाते हैं, ऑरिफाइस भी लगाते हैं, शटर्स को ओपन करेंगे, यहाँ से पानी ऐसे चला जाएगा। जैसे आपने देखा है कि कि बिहार में फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं जुलाई अगस्त के महीने में। क्यों? क्योंकि जब नेपाल अपने शटर्स को ओपन करता है, फरक्का बैराज ओपन होती है, तो पूरा का पूरा पानी बिहार की ओर आता है, राइट। तो बराज जो है वो क्या किया है, पानी को रोक के रखा हुआ है। वहाँ जो डैम बनी हुई है वो पानी को रोक के रखी हुई है, लेकिन जब उधर का एरिया, पीछे का एरिया डूबने लगता है तो वो मजबूरी में पानी को इधर ओपन करता है और ये पानी इधर आती है पूरा का पूरा। तो ये पानी हमारे पूरे एरियाज को क्या करती है, फ्लडेड कर देती है। तो वहाँ का एरिया पूरा डूब जाएगा, इससे बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पानी स्प्रेड हो जाए हमारी। तो अब एग्जैक्टली क्या है कि पानी की क्वांटिटी ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बिहार का कोसी बेल्ट है वो कम्प्लीटली क्या होता है, हमारा फ्लडेड हो जाता है, पूरा का पूरा फ्लडेड हो जाता है, राइट। लाइक किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया एंड ये सारे जो एरियाज हैं ये पूरे फ्लडेड हो जाते हैं हमारे। तो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर कि ये जो फ्लडेड एरिया है, व्हाट फ्लड्स जो है, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं, ताकि वो रिजर्वायर पानी को रोक के रखे। 2018 का तमिलनाडु का केस जो था वो क्या हुआ था, जो फ्लड्स आई थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे। एक हमारा रिजर्वायर फेलियर हो गया था, राइट। जब हमने गेट को ओपन किया तो पानी की फ्लो इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर शटर हमारा क्लोज ही नहीं हो रहा था। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल थी, बहुत ही हैवी रेनफॉल थी। तीसरा कि रिवर से जो वाटर आ रही थी वो भी काफ़ी तेजी से आ रही थी, उसका इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, आउटफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकली हमें थोड़ा सा वहाँ तो देखना जरूरी था, नहीं तो क्लियर नहीं होगी। फ्लड राउटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल समझने की जरूरत है इस टॉपिक को। फ्लड राउटिंग का मतलब होता है बाढ़ मार्ग, राइट। तो अब जो पानी है हमारे कैचमेंट में, जो वाटर है, जो हमारे रिवर में जो वाटर है, वो वाटर एग्जैक्टली क्या होता है, वो वाटर हमारे एरिया में जब स्प्रेड होगा तो हम कहते हैं ये फ्लड है। फ्लड्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए फ्लड इज अनयूजुअली ए हाई स्टेज इन ए रिवर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज ऑन इट्स बैंक्स। जब पानी रिवर के बैंक्स पे ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, देन वी डिक्लेयर्ड इट्स ए फ्लड। और तब हम क्या करते हैं कि फ्लड फाइटिंग शुरू कर देते हैं, मीन्स फ्लड के साथ अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। मीन्स जो हो गया, सैंड बैग डालना शुरू करते हैं, ब्रिक बैट्स डालना शुरू करते हैं, किसी एरिया में बम्बू पाइलिंग करना शुरू करते हैं, पानी के फ्लो को कम करने की कोशिश करते हैं। बी ऑल पीपल आर अफेक्टेड विद द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर, नॉट विद द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर पानी बहुत ही, अगर मान लीजिए 5 लीटर पानी आपके चेहरे पे ऐसे कस के मारा जाए, देन आपको चोट लगेगी, जर्क फील होगा। धीरे से ऐसे लाएंगे तो आप मजे लेंगे। तो एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पर होती है। बी ऑल पीपल आर अफेक्टेड विद द फ्लो रेट ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए 5000 लीटर पानी 1 सेकंड में आ जाती है, देन ये पूरे कैचमेंट को बहा के ले जाएगी, बिकॉज द डिस्चार्ज इज 5000 लीटर पर सेकंड। लेकिन 5000 लीटर पानी 5 साल में आती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए आप कि जो चीजें हमारी जो हो रही है, बी ऑल पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डिस्चार्ज। कि डिस्चार्ज क्या है, जैसे आप देखते हैं न्यूज में आती है, हरियाणा ने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ी, नेपाल ने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ दी, पंजाब ने 5000 क्यूसेक पानी छोड़ दी, दिल्ली का एरिया फ्लडेड हो गया, नेपाल ने पानी छोड़ी 5000 क्यूसेक, बिहार का एरिया फ्लडेड हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, 5000 क्यूसेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना डिस्चार्ज छोड़ रहा है वो। इतने डिस्चार्ज को टॉलरेट करने के लिए हमारा कैचमेंट रेडी नहीं है, राइट। तो ये हाई डिस्चार्ज आएगा तो अच्छी अच्छी इमारतों को बहा के ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि सॉइल पे प्रेशर क्रिएट करेगा। सॉइल यहाँ से क्या होगा, सॉइल कंप्लीटली बह के पानी के साथ चला जाएगा, तो फाउंडेशन का जो वो होता है ना, फाउंडेशन की बॉन्डिंग वही टूट जाएगी, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डूब जाता है। आप देखिए तमिलनाडु वाले केस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो क्या हो गई थी, बहने लग गई थी पानी में। केरला वाला केस देखिए आप, केदारनाथ वाला केस देखिए, ये सारी केसेस वही थी। केदारनाथ, लैंडस्लाइड्स, हाई रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, पहाड़ी एरियो में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है। हाई रेनफॉल देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल थी। ऊपर से जब लैंडस्लाइड्स हुई तो 3-4 नदियां आपस में आके मिली और मिलके हैवी फ्लो क्रिएट कराई। दैट वाज द रीजन ऑफ हैवी फ्लड्स। तो यही सारी चीजें हैं। बी ऑल इंजीनियर शुड हैव टू रेडी इन ऑल सिचुएशंस। तो जब वाटर स्प्रेड होती है फ्लड्स के टाइम में, जब वाटर स्प्रेड हो रही है हमारे कैचमेंट में, देन वी हैव टू रेडी विद द सैंड बैग। बम्बू पाइलिंग्स करते हैं हम, जैसे पानी में है, फ्लो है, यातायात बाधित हो गई है, बम्बू पाइलिंग कीजिए, फ्लो को डाइवर्ट कीजिए, सैंड बैग्स गिराइए, ब्रिक बैट्स गिराइए, टेम्पररी रिस्टोरेशन शुरू कीजिए उसमें। ये सारे काम इसमें होते हैं हमारे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, अब जैसा टॉपिक पे आते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए दिस इज इनफ्लो, दिस इज इनफ्लो।
तो ये पानी जो आ रही है यहाँ पर, मैं जरा सा इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फिगर बनाना होगा। सो दिस इज रिजर्वायर राउटिंग, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इनफ्लो, तो ये जो पानी यहाँ पर आ रही है इसमें, ये एक ही बार में तो आ नहीं रही है, ये पानी धीरे धीरे आ रही है। सो दिस इज द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, आप इसे कह सकते हैं दिस इज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। एंड यू नो वेरी वेल हाइड्रोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम हेयर। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस मैं डिस्चार्ज क्यू मीटर क्यू पर सेकंड, टी इज इन आवर्स, और ये इनफ्लो। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ पर आ रही है हमारी, दिस इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज इनफ्लो का पीक। आईपी का मतलब पीक ऑफ इनफ्लो। अब यहाँ पर क्या है कि इस एरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा है, हमने यहाँ से ऑरिफाइस को ओपन किया, तो जब ऑरिफाइस को ओपन किया तो पानी यहाँ से ऐसे निकल आया हमारा, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारा पानी बाहर निकल के आया। तो यहाँ से जो पानी बाहर निकल के आ रहा है उसको हम कहते हैं आउटफ्लो। सो दिस इज QP, सो दिस इज आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, राइट। तो अब यहाँ से क्या है कि मान लो 10,000 लीटर पानी यहाँ पर थी, 2,000 लीटर पानी यहाँ से बाहर निकल गई, तो बचा कितना, 8,000 लीटर पानी बचा। तो एग्जैक्टली अगर आप इनको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउट फ्लो, ठीक है। तो ये जो पानी बचा हमारा यहाँ पे, यू नो व्हाट, दिस इज, ये पानी निकल चुका है हमारा। सो इसको हम कहते हैं रिलीज, रिलीज, और ये पानी हमारा अभी जमा है, इसको हम कहते हैं स्टोरेज, क्योंकि पानी तो निकलेगा तो नीचे से खाली करता चला जाएगा, इसको स्टोरेज। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और इसका, इसको कहते हैं हम लोग एटेन्यूएशन, और इसको कहते हैं हम लोग लैग, दिस इज लैग, ठीक है, एटेन्यूएशन एंड लैग। तो देखो एटेन्यूएशन क्या होती है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इनफ्लो डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम आउटफ्लो डिस्चार्ज इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। एंड लैग जो होती है, लैग का मतलब होता है पीछे होना। जैसे मान लो इस रिवर में 10 दिसंबर को मैक्सिमम बारिश, मैक्सिमम डिस्चार्ज थी, इस रिवर में 10 दिसंबर को मैक्सिमम इनफ्लो थी, लेकिन 10 जनवरी को मैक्सिमम आउटफ्लो हुई, तो इनफ्लो और आउटफ्लो का गैप कितना हो गया, 1 महीने का। दिस 1 मंथ इज कॉल्ड लैग टाइम हियर, राइट, बिकॉज लैग का मतलब होता है पीछे होना। जैसे मान लो कि तुमने रिवर में मैक्सिमम पानी देखा 10 दिसंबर को, और मैक्सिमम पानी रिवर में आई है 10 दिसंबर को, लेकिन इस रिवर से मैक्सिमम पानी दूसरे रिवर में गई है कब, 10 जनवरी को, तो लैग कितने से हो गया, ये 1 महीने से हो गया। सो दिस इज द लैग टाइम हियर। अब यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है, क्या इसके जंक्शन में बनेगा या जंक्शन के बाहर बनेगा। मुझे बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्शन अभी नहीं है, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बताएंगे और तब मैं डिसाइड करूंगा इस पर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, चैनल राउटिंग, देख लेते हैं कि किस में जंक्शन पे बनेगा और किस में जंक्शन के बाहर बनेगा। ये देखिए, ये मान लीजिए रिवर है आपकी गंगा, ठीक है, दिस इज रिवर गंगा, और ये सेक्शन है आपका उत्तराखंड का, और ये है इलाहाबाद का, और ये है पटना का, ठीक है। तो उत्तराखंड से पानी आ रही है यहाँ पर इलाहाबाद में, दैट इज इनफ्लो, और इलाहाबाद से पानी जा रही है पटना को, दैट इज आउटफ्लो। वी आर द इंचार्ज ऑफ कैचमेंट ऑफ इलाहाबाद, हमें इलाहाबाद को देखना है कि इलाहाबाद में क्या है, पटना वाले इंजीनियर पटना को देख लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ से क्या है कि जब उत्तराखंड से इसमें पानी आएगी तो क्या होगा, वाटर की रेट हमारी ये हो जाएगी, दिस इज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, राइट। और जब पटना को पानी यहां से जाएगी, सो दिस इज आउटफ्लो, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, राइट। सो दिस इज आईपी हियर, आप यहां पर लिख लीजिएगा, दिस इज डिस्चार्ज एंड दिस इज टाइम, दिस इज डिस्चार्ज एंड दिस इज टाइम हियर। अब जब आप इनको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सीन कुछ ऐसा क्रिएट होगा, देखिए, दिस इज इनफ्लो, मुझे नहीं पता कि ये जंक्शन के बाहर जा रहा है पिक या अंदर आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउटफ्लो, इनकी जो गैप होगी उसको हम कहते हैं एटेन्यूएशन, और टाइम जो होती है इनको हम कहते हैं टाइम गैप को, दिस इज
लैग, ठीक है। सो दिस इज एटेन्यूएशन एंड लैग। अब ये नहीं पता कि ये जंक्शन पे बनेगी या जंक्शन के बाहर बनेगी। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, दिस इज पॉजिटिव दैट इज स्टोरेज एंड दिस इज नेगेटिव दैट इज रिलीज। इतना पानी निकल गया हमारा यहाँ से। अब जैसे देखिए आप कि फ्लो जो है, आउटफ्लो रेट, दिस इज आउटफ्लो, आउटफ्लो रेट रिजर्वायर के केस में कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? 5 सेकंड में सोचिए। आउटफ्लो नहीं, आउटफ्लो रेट कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है? तो देखिए आउटफ्लो रेट जो यहां पर होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। क्यों? आप आउटफ्लो, आप ये सोच रहे हैं क्या कि आउटफ्लो तो हमारे हाथ में, हम जितना ओरिफाइस को ओपन करेंगे उतना ही पानी निकलेगा? नहीं, आउटफ्लो की रेट, जब आप ओरिफाइस को ओपन कर देते हैं तो आउटफ्लो की रेट क्या होती है? जैसे आपको अगर 10 घंटे तक बिना पढ़ाए लिखाए, बिना खाना पीना खिलाए इस कमरे में बंद कर दें, ठीक है, और 10 घंटे के बाद जब गेट को ओपन करेंगे ना तो जानवर बन के आप बाहर निकलेंगे, बिल्कुल चिढ़ के निकलेंगे आप बाहर, गुस्से में निकलेंगे। लेकिन 10 घंटे तक आपको रूम में पढ़ाएं अच्छे से, खूब बढ़िया से आपको खिलाएं पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक बिरयानी खिलाएं अच्छे से आपको, आप बड़े प्यार से निकलेंगे बाहर। एग्री कर रहे हैं? तो इस केस में जब हम आपको बंद करके रखते हैं तो आप बहुत एग्रेसिव मोड में बाहर निकलते हैं, मीन्स यू आर अनकंट्रोल्ड एट दैट पॉइंट। सो नाउ हियर कि यहाँ पर ये जो पानी है हमारा, ये पानी कंप्लीटली सालों से रुका पड़ा है और यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, ये लगा रहा है WAX बार। जैसे इसको मौका मिला इमीडिएटली ये निकल जाएगा। यही तो पढ़ते हो तुम, यहीं पर तो शटर लगी रहती है कि शटर पे कितना फोर्स लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हो आप, WAX बार, H/3, ये सब सारी चीजें करते हो ना फ्लूइड्स में। तो ये प्रेशर यहाँ पर लगा रहा है, ये जब निकलेगा तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो गए ना, जैसे मान लीजिए पीछे शटर है, ये शटर है और पीछे पानी है, शटर के सामने जरा खड़ा होकर देखो आप, आपको उड़ा के फ्लो ले जाएगा बाहर। सो दिस इज कंप्लीटली आउटफ्लो, सॉरी दिस इज कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड। सो आउटफ्लो रेट इज अनकंट्रोल्ड हियर, आउटफ्लो रेट इज अनकंट्रोल्ड, हेंस peak of outflow will occur at the junction of inflow and outflow, at the junction of inflow and outflow hydrograph, right। तो जैसे मान लीजिए कि 500 बच्चे बंद हैं और बिल्कुल क्लास में बिल्कुल ऐसा मानिए कि आपको 10 घंटे से बंद कर रखा है 500 बच्चों को, और एक ही बार शटर खोलेंगे तो मैक्सिमम सारे बच्चे भाग के निकलेंगे, मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको इस गेट पे देखने को मिलेगी। सो मैक्सिमम डिस्चार्ज, दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस। तो मैक्सिमम जो हम्प क्रिएट होगा वो इस जंक्शन पे ही हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको यहीं पे मिलेगा, राइट। इसलिए कहते हैं कि जो इसका ये आउटफ्लो रेट इज अनकंट्रोल्ड, हेंस पीक ऑफ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ विल अकर एट द जंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव भी है कि किसमें अनकंट्रोल्ड होता है, किसमें कंट्रोल्ड होता है रिवर के, और ये भी कि पिक जो बनेगा वो जंक्शन पे बनेगा या जंक्शन के बाहर बनेगा। अब आइए आप इसमें, पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये तो लिखा ही हुआ है, दिस इज स्टोरेज एंड दिस इज रिलीज, ठीक है। सो दिस इज स्टोरेज हियर एंड दिस इज रिलीज हियर, ठीक है। अब जैसे देखो आप कि यहाँ पर इस रिवर में उत्तराखंड से पानी आ रही है, पटना को जा रही है भाया इलाहाबाद, तो रिवर की तो प्रॉपर्टी ही होती है फ्लो करने की। ये स्ट्रीम इज डिफाइंड एज ए फ्लो चैनल इनटू विच सरफेस रन ऑफ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बेसिन मेड रेन्स। यही तो बताया था आपको मैंने डेफिनेशन में, ये स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज ए फ्लो चैनल। हाँ ये फ्लो चैनल है, बहता हुआ पानी है, इसमें आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कौन कहता है कि जंक्शन पे आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं? स्विमिंग कीजिए जंक्शन पे, बोट पे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं क्या? यहाँ पर बोट लेके जा सकते हैं क्या? उड़ जाएंगे बोट के साथ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है कि दिस इज आउटफ्लो, राइट। तो यहाँ पर ये जो फ्लो होती है नेचुरली हमारी कंट्रोल्ड फ्लो ही होती है, जो हो रही है वही फ्लो होती है। आउटफ्लो रेट की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि रिवर को देख के डर जाइए, अरे रिवर को देख के क्या, पानी का जो सिंटैक्स जो लगाते हो ना घर में वाटर टैंक, वो अगर टूट गया ना उसके सामने खड़े होगे उड़ के बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होती है यहाँ पर कि आउटफ्लो रेट जो है हमारी, आउटफ्लो रेट हमारी कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये रिवर की प्रॉपर्टी है, बढ़ते रहना घटते रहना, बढ़ते रहना घटते रहना। तो हम उस रफ्तार की बात कर रहे हैं इनफ्लो के कंपेरिजन में। सो दिस इज एटेन्यूएशन हियर एंड दिस इज लैग हियर। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। जनरली बरसात के दिनों में जब रिवर अपनी पानी को काफ़ी ज़्यादा गेन करती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गेन करती है, तो यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड हो जाता है। प्रैक्टिकली आप लोग, कई लोग पूछते हो कि सर थोड़ी देर बारिश होती है, कई बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद भी, सर जब बारिश होती है
तो रिवर में इतनी पानी कहाँ से आ जाती है? तो देखो रिवर इंटरलिंक्ड है बहुत सारे चैनल्स के साथ, तो उन सारे चैनल्स का पानी रिवर में आता है और ऊपर से रेनफॉल का पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वाटर जो होता है बारिश के समय में, बरसात के दिनों में 80 से 90% इंक्रीमेंट कर देता है रिवर में पानी का, इसलिए पानी पूरा ओवरफ्लो उसमें करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिवर में पानी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिवर में पानी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिवर के इरादे सही नहीं है, वो फ्लड्स लाएगा ही लाएगा। रिवर में पानी कम स्टोर हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पानी इधर से आया गेस्ट बन के और गेस्ट बन के निकल लिया। गेस्ट बहुत ज़्यादा दिन घर में रुकता है तो प्रॉब्लम होती है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा दिन अगर रुकेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जब वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसमें, तो ये वाटर हमारा इधर स्प्रेड करने की कोशिश करेगा, इस तरीके से स्प्रेड करेगा। और आपका घर कहाँ पे है? यहाँ पे है। दिस इज द रेसिडेंशियल एरिया, सो वी फील फ्लड, राइट। तो यही चीज़ें यहाँ पर होती है कि हमारा एम होता है एटेन्यूएशन और लैग को फाइंड आउट करना। तो देखो एटेन्यूएशन की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि इनफ्लो की रफ्तार बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी को निकलने की रफ्तार बहुत कम है। मतलब एक दिन में आपके पास घर में 10 गेस्ट आ रहे हैं लेकिन अगले दिन एक ही जा रहा है, 9 आपके घर में रुक रहा है, फिर अगले दिन 10 आ गया और एक ही गया, तो 9 + 9 18 गेस्ट हो गए, आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती है कि पानी बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन जा कम रही है, तो स्टोर्ड होगी, और स्टोर्ड होगी, इसको रास्ता नहीं मिलेगा लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट के लिए, तो ये लेटरल मूवमेंट करेगा, लेटरल मूवमेंट करेगा तो ये फ्लड्स क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? तो एटेन्यूएशन की वैल्यू ज़्यादा होना इट्स नॉट गुड थिंग। सो आवर अल्टीमेट एम इज टू गेट द एटेन्यूएशन हेयर। तो जब भी हम लोग साइट मेजरमेंट करते हैं, बारिश के दिनों में फ्लड्स मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप देखिए जब भी फ्लड्स आता है, फ्लड्स के जो इंजीनियर्स हैं, दोज पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द स्टेज ऑफ ए रिवर, कि कितना राइज हो रहा है, क्या एटेन्यूएशन है, क्या लैग है। सो कोई जरूरी नहीं है बहुत पैनिक होने की, जस्ट सी द डेटा कि लास्ट ईयर क्या डेटा थी, इतने डिस्चार्ज पे, अगर इनफ्लो इतना था तो आउटफ्लो क्या था। आपको चैनल की प्रॉपर्टी पता होती है कि इनफ्लो इतना रहेगा तो आउटफ्लो कितना रहेगा, तो इनफ्लो आउटफ्लो के करस्पॉन्डिंग एटेन्यूएशन निकालो। अगर एटेन्यूएशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है तो आप तुरंत फ्लड फाइटिंग शुरू कर दो, बम्बो पाइलिंग, सैंड बैग्स वगैरह लगाना साइड पर शुरू कर दो। दूसरा लैग। लैग का मतलब होता है पीछे होना। अगर मान लो 25 दिसंबर को बहुत ज़्यादा पानी आया और वो पानी 25 जून तक रह गया, 6 महीने तक रह गया, 25 जून को मैक्सिमम पानी निकला, इट्स नॉट गुड थिंग। पानी आया है ज़्यादा तो पानी निकलेगा भी ज़्यादा, तो ही हमारे लिए अच्छी बात है। अगर पानी स्टोर होकर रह गया तो फिर ये फ्लड्स क्रिएट करेगा। सो लैग की वैल्यू भी ज़्यादा होना इज नॉट गुड थिंग, राइट। सो दिस इज आउटफ्लो इज कंट्रोल्ड हियर, सो द पीक ऑफ आउटफ्लो विल अकर आफ्टर द जंक्शन ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, outflow rate is controlled, hence peak of outflow will occur after the junction of inflow hydrogram, right। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो है स्टोरेज, स्टोरेज की बात करते हैं, बहुत ही फेमस पॉइंट है ये स्टोरेज। और यहाँ भी हम स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज, तो स्टोरेज देखो आप क्या है यहाँ पे, स्टोरेज जो है वो फंक्शन ऑफ क्या होगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, या दोनों होगा। और इसमें जो स्टोरेज है वो फंक्शन ऑफ इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, या दोनों होगा, ये चेक करना है हमको। तो देखिए स्टोरेज क्या होता है, फंक्शन ऑफ इनफ्लो, आउटफ्लो, या बोथ, दोनों केसेस में। आप 10 सेकंड अपने दिमाग में जोड़ दीजिए कि इसमें स्टोरेज जो है फंक्शन ऑफ इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, ये दोनों होगा, और इसमें क्या होगा, चैनल के केस में। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि आप किसी बिल्डिंग में रहते हो और आपके ऑनर ने बोला कि एक दिन में 500 लीटर पानी मैं आपको दूंगा, ठीक है, आपके टैंक में 500 लीटर पानी डाल दिया। और आज मान लो कि पूरे दिन आपकी क्लास है, तो सुबह में आपने 20-25 लीटर पानी यूज किया, मान लो 30 लीटर पानी आपने सुबह में यूज कर लिया। शाम में 6 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, 6 बजे आप घर पहुंचे, आपके पास रिमेनिंग 470 लीटर पानी है, तो आपने खर्च कितना किया था, 30 लीटर। ऑनर ने कितना दिया था, फिक्स्ड क्वांटिटी 500 लीटर, तो पानी बचा कितना स्टोर, 470 लीटर। मान लीजिए संडे है, आपके पास 500 लीटर पानी आपको दिया गया है और संडे को आपके पास कोई काम नहीं है, आप पूरे दिन अपना काम कर रहे हो, घर की साफ सफाई कर रहे हो, तो 500 लीटर में आपने 450 लीटर पानी खर्च कर दिया दोपहर को 12 बजे तक।
अब शाम को 6 बजे तक आपके पास मात्र 50 लीटर पानी है, तो ये जो पानी स्टोर्ड है हमारा यहाँ पर, ये वाला जो सेगमेंट है स्टोरेज का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना पानी खर्च कर रहे हो। और आप हैं क्या यहाँ पर? आउटफ्लो है, आप पानी की आउटफ्लो करा रहे हैं यहाँ पर। तो ये आउटफ्लो जो है यहाँ पर, ये आउटफ्लो जो है और ये जो स्टोरेज है हमारा, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इनफ्लो जो है हमारा वो क्या है? फिक्स्ड है। मान लीजिए जैसे 500 लीटर पानी आपको हमने दिया है, तो वो तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। आप 50 लीटर खर्च कर रहे हैं तो स्टोरेज 450 है, आप 100 लीटर खर्च कर रहे हैं तो स्टोरेज 400 है, 200 खर्च कर रहे हैं तो स्टोरेज 300 है। सो दैट हियर वी कैन राइट स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज ओनली। ये बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है। जितने ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं वो सारे बस और बस अभी जितनी चीजें डिस्प्ले है इतने से ही आएंगे, इसके बियॉन्ड ना ही आए हैं ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम में, ना ही आएंगे। तो यहां पर देखिए स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज ओनली। मैं इसको लिटरेचर में लिख देता हूं, स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज ओनली इन रिजर्वॉयर। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पर जो स्टोरेज है, मान लीजिए इलाहाबाद से 500 लीटर पानी आ रही, उत्तराखंड से 500 लीटर पानी आ रही है, बिहार को 200 लीटर पानी जा रही है, तो इलाहाबाद में 300 लीटर स्टोर होगी। उत्तराखंड से 200 लीटर आ रही है, इलाहाबाद को सॉरी पटना को कुछ भी पानी नहीं जा रही है, तो 200 लीटर ही। लेकिन बताइए क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या यहाँ पर आपने बैरियर बना रखा है क्या इस जंक्शन पे? नहीं ना, ये स्ट्रीम इज ए फ्लो चैनल, ये तो मूव करेगी ही करेगी, तो कुछ ना कुछ तो पानी पटना जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये फ्लो चैनल है। कभी आज तक सुना है क्या कि रिवर गंगा रुक गई है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एग्जैक्टली कि अगर यहाँ से 500 लीटर पानी आ रही है और यहाँ से 200 जा रही है तो 300 बचा, 500 आ रही है यहाँ को 500 गया तो 0 बचा, 500 लीटर आ रही है यहाँ को 400 गया तो फिर यहाँ पर 100 बचा। तो स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ बोथ उत्तराखंड एंड बोथ पटना इन इलाहाबाद, राइट? सो दैट वी कैन से स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो प्लस फंक्शन ऑफ आउटफ्लो बोथ। सो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो बोथ। ये बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? मैं रिव्यू कर दूं आपको। एटेन्यूएशन और लैग की वैल्यू ज्यादा होना इट्स नॉट गुड थिंग। पहला एटेन्यूएशन क्या होता है? पीक ऑफ इन और इनफ्लो माइनस पीक ऑफ आउटफ्लो। लैग क्या होती है? इन दोनों के पीक को आने में जो टाइम लगता है वो लोग। लैग की भी वैल्यू ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, राइट? चलिए, स्टोरेज आउटफ्लो रेट इसमें क्या होता है? रिजर्वायर के केस में अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए पीक कहां पे होता है? जंक्शन पे। आउटफ्लो रेट इसमें क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है, इसलिए पीक कहां होता है? जंक्शन के बाहर। स्टोरेज किसका फंक्शन होता है? आउटफ्लो का सिर्फ और सिर्फ इसमें। स्टोरेज किसका फंक्शन होता है? इनफ्लो का प्लस आउटफ्लो का इसमें, राइट? नाउ सी टाइप्स ऑफ चैनल स्टोरेज। अब स्टोरेज देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ चैनल स्टोरेज। फर्स्ट इज प्रिज्म स्टोरेज एंड सेकंड इज वेज स्टोरेज, SP एंड SW, ठीक है? प्रिज्म स्टोरेज एंड वेज स्टोरेज। तो देखो प्रिज्म स्टोरेज क्या होता है। लिखिए, इट इज द वॉल्यूम, it is the volume which exists, it is the volume which exists if uniform flow occurs at the downstream depth. It is the volume which exists if uniform flow occurs at the downstream depth. It means it is the volume found by an imaginary plane parallel to the channel bottom drawn at the outflow section of water surface and channel bottom, ठीक है? एंड चैनल बॉटम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू द चैनल बॉटम ड्रॉन एट द आउटफ्लो सेक्शन ऑफ वाटर सरफेस। इस आउटफ्लो को थोड़ा बोल्ड करके अंडरलाइन करेंगे, आउटफ्लो सेक्शन ऑफ वाटर सरफेस। दूसरा है वेज स्टोरेज। वेज स्टोरेज लिखिए, इट इज द वॉल्यूम
formed, it is the volume formed, FORMED, formed between actual water surface profile and top of prism storage. It is the volume formed between actual water surface profile and top of prism storage. अंडरलाइन कर लोगे, एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल एंड टॉप ऑफ प्रिज्म स्टोरेज. ठीक है, देखिए कैसे होता है ये. देखिए ये मान लीजिए रिवर का सेक्शन है. देखिए ये है रिवर की इनफ्लो, वही है इलाहाबाद, उत्तराखंड और पटना. ये मान लीजिए इनफ्लो उत्तराखंड वाला सेक्शन है और ये इलाहाबाद वाला सेक्शन है और इधर पटना वाला सेक्शन है, दैट इज आउटफ्लो. ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर बनाए वो रिवर का. अब यहां पर देखिए आप, दिस इज द एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल, दिस इज द एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल. ठीक है, सो प्रिज्म स्टोरेज क्या कहता है? इट इज द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय एन इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू द चैनल बॉटम. दिस इज चैनल bottom. It is an imaginary plane parallel to the channel bottom, drawn at the outflow section of water surface. तो outflow section क्या है हमारी? ये है. इस outflow के माउथ से यहाँ पर पेन रखिए, ऐसे पेन रखिए और इसके पैरेलल में एक प्लेन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से. बिल्कुल ये दोनों प्लेन क्या होगी? पैरेलल होगी हमारे, राइट, इन दिस वे, इस तरीके से. ठीक है, सो इमेजिनरी प्लेन, दिस इज इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू चैनल बॉटम, drawn at outflow section of water surface, drawn at outflow section of water surface. तो यहां से ये जो वॉल्यूम है हमारी, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम जो है, दिस इज प्रिज्म स्टोरेज. इतना पानी जो है उसको हम कहेंगे प्रिज्म स्टोरेज. चलिए मैं SP लिखूं तो चलेगा, SP. तो दिस इज प्रिज्म स्टोरेज. मतलब रिवर में जो पानी है, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि इस इलाहाबाद वाले सेक्शन के रिवर में जो पानी बची है उसके लिए उत्तराखंड कितना रिस्पॉन्सिबल है और पटना कितना रिस्पॉन्सिबल है, दोनों अलग अलग कितना रिस्पॉन्सिबल है. मान लो उत्तराखंड से पानी कम आ रही है और पटना को पानी ज्यादा जा रही है, तब तो रिवर में पानी का लेवल घटेगा ही घटेगा. उत्तराखंड से बहुत ज्यादा आ रही है और पटना को बहुत कम जा रही है तो पानी बहुत बढ़ेगा. उत्तराखंड से बहुत ज्यादा आ रही है और पटना को बहुत ज्यादा जा रही है तो पानी कम स्टोर होगा इसमें. तो यही चीज है यहाँ पर है कि प्रिज्म स्टोरेज, जो ये स्टोरेज आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये पानी का लेवल और ये चैनल बॉटम, ये पूरा स्टोरेज है. लेकिन इस स्टोरेज को हमने पेपर पे, प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, हमने पेपर पे क्लासीफाई किया है इस तरीके से इसको कि कितना उत्तराखंड रिस्पॉन्सिबल है और कितना पटना रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टोरेज इन इलाहाबाद. अब यहां पर देखिए, दिस इज एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल. ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने प्रिज्म स्टोरेज के डेफिनेशन में लिखा है, इट इज द वॉल्यूम फाउंड बाय एन इमेजिनरी प्लेन पैरेलल टू द चैनल बॉटम ड्रॉन एट द आउटफ्लो सेक्शन ऑफ वाटर सरफेस. अगर ये आउटफ्लो में पानी का लेवल यहां की बजाय यहां पर हो तो ये इमेजिनरी प्लेन तुम यहीं से ड्रॉ करोगे इस तरीके से. आउटफ्लो में पानी का लेवल यहां की बजाय और ऊपर हो तो प्लेन ऐसे जाएगा. मतलब आउटफ्लो में पानी का लेवल अगर बढ़ रहा है तो प्रिज्म स्टोरेज की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है. इसमें पानी का लेवल कम है तो प्रिज्म स्टोरेज की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. सो यहां पर लिखेंगे प्रिज्म स्टोरेज SP इज द फंक्शन ऑफ outflow discharge. Prism storage is function of
आउटफ्लो डिस्चार्ज। और रिजर्वायर भी स्टोरेज आउटफ्लो का फंक्शन था, एज हेंस इट इज सिमिलर टू रिजर्वायर स्टोरेज। ठीक है, सिमिलर टू रिजर्वायर स्टोरेज। आइए वेज स्टोरेज पे बात करते हैं। इट इज द वॉल्यूम फॉर्म बाय एन एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल एंड टॉप ऑफ प्रिज्म स्टोरेज। ये जो है ये प्रिज्म स्टोरेज का टॉप है, तो ये जो वॉल्यूम है हमारी ये कहलाएगी हमारी वेज स्टोरेज। सो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड वेज स्टोरेज। यहां पर लिख सकते हैं आप SW। सो दिस वॉल्यूम इज वेज स्टोरेज। अब देखो पानी का लेवल, प्रिज्म तो पहले ही डिफाइंड हो गया आउटफ्लो से, पानी का लेवल यहां की बजाय यहां पर अगर हो तो ये लाइन ऐसे जाएगी एक्चुअल वाटर सरफेस प्रोफाइल, तो वेज की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी का लेवल यहां की बजाय और ऊपर हो तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो वेज की वैल्यू क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी। सो वी कैन से वेज स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो डिस्चार्ज। क्लियर हो गया। सो वेज बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव है, वेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड प्रिज्म इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। ऐसे याद रखो, वाईफाई WIY मीन्स वेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो। अब यहां पर क्या है, टोटल स्टोरेज। टोटल स्टोरेज S इज इक्वल टू सम ऑफ वेज स्टोरेज प्लस प्रिज्म स्टोरेज, यही हो जाएगा। सो देयरफॉर S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनफ्लो प्लस फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। सो टोटल स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड फंक्शन ऑफ आउटफ्लो। अब यहां पर इनके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, S इज इक्वल टू K इंटू x इंटू आई की पावर m प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू की पावर m। इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिजर्वायर स्टोरेज इक्वेशन। इसे हम कहते हैं रिजर्वायर स्टोरेज इक्वेशन। ठीक है, जहां पर ये सारी चीजें क्या है, देखो दिस इज कॉल्ड रिजर्वायर स्टोरेज इक्वेशन। तो देखो यहां पे क्या है, x को कहते हैं हम लोग विंग फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 0.5। यहां पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, राइट। 0.1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0.3 फॉर नेचुरल चैनल राइट रिवर गंगा एंड सो ऑन। m को कहते हैं हम लोग, सॉरी k को स्टोरेज टाइम कांस्टेंट which has dimension of time. K is the storage time constant which has dimension of time. ठीक है, और m को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। इनकी वैल्यू होती है 1 फॉर नेचुरल चैनल और 0.6 फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, 0.6 फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। अब यहां पर देखो मैंने इक्वलिटी होल्ड नहीं कराया है क्योंकि कभी भी 0 के बराबर वेग फैक्टर नहीं होता है, बट मैं यहां पर लूंगा एक मैथमेटिकल रिजल्ट्स के लिए। देखिए स्पेशल केस, इफ channel is natural and outflow governs the channel storage, then S इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब स्टोरेज जो है वो करस्पॉन्डिंग टू आउटफ्लो है, इनफ्लो की कंट्रीब्यूशन 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और चैनल नेचुरल है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर स्टोरेज इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्स आई इनफ्लो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए मैथमेटिकली मैं ऐसा ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, मैं मैथमेटिकली ऐसा ले रहा हूं, कुछ प्रूफ करना है इसलिए। ठीक है, किताब में भी ऐसे ही लिया है, ऐसे ही लेते ही, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये पेपर पे ही एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, स्पेशल केस जो है। सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू। एक्स की वैल्यू 0 डालो, आई की वैल्यू 0 डालो, यहां 0 डालो, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू। ठीक है, के इंटू क्यू। अब जो है
स्टोरेज इज द फंक्शन ऑफ आउटफ्लो डिस्चार्ज ओनली। ये किस में होता है, चैनल में या रिजर्वायर में? ये रिजर्वायर में होता है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज और ये हो गया डिस्चार्ज। ये इस तरीके से फंक्शन करेगा। सो दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स, राइट। y इज इक्वल टू एम एक्स, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहां पर हम इसको चैनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि चैनल में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो का फंक्शन हो। चैनल में स्टोरेज हमेशा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों का फंक्शन होता है। तो यहां पर स्टोरेज जो है हमारा आउटफ्लो का फंक्शन, इसलिए अब ये रिजर्वायर कहलाएगा। तो सच ए रिजर्वायर इज कॉल्ड, सच ए रिजर्वायर इज कॉल्ड लीनियर रिजर्वायर, राइट। सच ए रिजर्वायर इज कॉल्ड लीनियर रिजर्वायर। अब आइए यहां पे हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चैनल राउटिंग। Methods of channel routing. First, hydraulic method और दूसरा हाइड्रोलॉजिकल मेथड। ये जो है बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन, और हाइड्रोलॉजिक मेथड जो है बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन ओनली, राइट। तो एग्जैक्टली क्या है यहां पर, हमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, हाइड्रोलॉजिकल मेथड ऑफ चैनल राउटिंग। लिखेंगे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल मेथड ऑफ चैनल राउटिंग। फर्स्ट, मस्किंगम मेथड, ये पढ़ना है आपको। नाश मेथड, क्लार्क्स मेथड, पल्स मेथड, गुडरिच मेथड, राइट। सिर्फ और सिर्फ मस्किंगम मेथड में पढ़ना है। तो आप हेडिंग दीजिए मस्किंगम मेथड ऑफ चैनल राउटिंग। मस्किंगम मेथड ऑफ मस्किंगम मेथड ऑफ चैनल राउटिंग, ठीक है। देखिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर नेचुरल चैनल ओनली। ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज m इक्वल टू 1, राइट। इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखिए क्या है यहां पे, ये जैसे इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है और ये हमारी आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज lag here and this is attenuation here, lag and attenuation, right. So this is IP and this is QP and this is discharge in meter cube per second, this is time in hours,
discharge, and this is time in hours. So it is applicable for natural channel only. So from continuity equation, यहाँ पर हम लोग प्रोसीजर लिख देते हैं, प्रोसीजर ज़्यादा बढ़िया रहेगा. फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, मान लीजिए यहाँ पर डिस्चार्ज है, इनफ्लो है I1 और ये आउटफ्लो है Q1, इनफ्लो है I2 और ये आउटफ्लो है Q2. ठीक है, तो ये जो वाटर है हमारा वो क्या है, स्टोरेज है. तो मैंने आपको बताया था वाटर बजट इक्वेशन में भी मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो इनफ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आउटफ्लो पर यूनिट टाइम प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम. तो स्टोरेज हमेशा चेंज पॉजिटिव ही होगा इसमें. सो हियर वी विल राइट इनफ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आउटफ्लो पर यूनिट टाइम प्लस चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम डेल्टा टी में, जो टाइम हमने लिया है डेल्टा टी में, इनफ्लो क्या है आपकी I1 है या I2 है, आउटफ्लो क्या है Q1 है या Q2 है. वी आर नॉट कंफर्टेबल टू से. तो हमें यहाँ पर इनफ्लो जो लेना पड़ेगा इस डेल्टा टी टाइम में, वो एवरेज लेना पड़ेगा इन दोनों का. दैट इज I1 प्लस I2/2, दैट इज द इनफ्लो. सो एवरेज इनफ्लो इज एवरेज इनफ्लो पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एवरेज आउटफ्लो पर यूनिट टाइम प्लस चेंज इन स्टोरेज पर यूनिट टाइम. टाइम का सिग्निफिकेंस सेम है, सो दिस विल बी कैंसिल्ड. सो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस चेंज इन स्टोरेज. अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या एक गलती करेंगे. देखिए जो मास लेवल पे होती है, क्या होती है यहाँ पे गलतियां. देखिए इनफ्लो की यूनिट्स क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड, आउटफ्लो की भी यूनिट्स मीटर क्यूब पर सेकंड होगी. लेकिन ये स्टोरेज है, स्टोरेज तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इन व्हाट, विच यूनिट, मीटर क्यूब, राइट. तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा जनरलाइज्ड मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल था. तो ये अगर मीटर क्यूब पर सेकंड में है, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में, ये तो मीटर क्यूब में होगा, तो इसको डेल्टा टी से डिवाइड करना होगा, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड. क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा. सो दिस डेल्टा टी विल बी कैंसिल्ड हियर. नाउ दिस इज द रियल मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम यू नो व्हाट दिस पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको I1, एक तो ये पहले लिख दूं, ये आया ऑब्जेक्टिव IES 2017 में इस तरीके से, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस. पूछा कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है या रिजर्वायर स्टोरेज इक्वेशन है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है. क्लियर. आइए इनफ्लो I1 प्लस I2/2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. सो दिस इंप्लाइज I1 प्लस I2/2 माइनस Q1 प्लस Q2/2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस. दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूटी इक्वेशन. इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, I1 प्लस I2/2 प्लस Q1 प्लस Q2/2, सॉरी इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, माइनस होगा ना यहाँ पे, माइनस इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू S2 माइनस S1, मीन्स फाइनल स्टोरेज माइनस इनिशियल स्टोरेज. इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज. ठीक है, इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं राउटिंग इंटरवल, जहां से हम लोग मार्ग जो है डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राउटिंग इंटरवल. मैं लिख देता हूं, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू राउटिंग इंटरवल. सो फॉर बेस्ट रिजल्ट routing interval is selected such that 2kx is less than delta t is less than k. आपको k और x का सिग्निफिकेंस बताया ये मैंने. 2kx is less than delta t is less than k. डेल्टा t की लिमिट इसके बीच में रहनी चाहिए. ठीक है, अब यहां पर देखिए जो आपने अभी इक्वेशन यहाँ पर 1 लिखा था, I1 प्लस I2/2 माइनस Q1 प्लस Q2/2 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू S2 माइनस S1, ये तो इनफ्लो और आउटफ्लो का स्टोरेज इक्वेशन था. वैसा ही स्टोरेज इक्वेशन एक और अपने पास है, सिमिलर स्टोरेज इक्वेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained which is called reservoir storage equation. So that is S is equal to K into xi प्लस 1 माइनस एक्स इंटू क्यू, क्योंकि चैनल नेचुरल है तो m की वैल्यू 1 होगी. सो देयरफॉर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू K इंटू एक्स इंटू I2 माइनस I1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू Q2 माइनस Q1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एज्यूमिंग Q1 इज इक्वल टू I1. ये आपको एज्यूम कर लेना है. इनिशियली जो होती है दोनों डिस्चार्ज बराबर होगी, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होगी. सो बाय एज्यूमिंग Q1 इज इक्वल टू I1. सो Q2 की वैल्यू आ जाएगी C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1. उसी तरीके से Q3 की वैल्यू आएगी C0 I3 प्लस C1 I2 प्लस C2 Q2. इन जनरल आप फॉर्मूला दे सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Qn इज इक्वल टू C0 IN प्लस C1 IN माइनस 1 प्लस C2 QN माइनस 1. ये आप दे सकते हैं C2 QN माइनस 1. ठीक है, ये आ गई. अब यहां से C1 C2 C0 क्या है हमारी वो देखते हैं हम लोग. C0, C1 and C2 are Muskingum constant. Muskingum constant. And C0 plus C1 plus C2 is equal to 1. 1.0. ठीक है. C0 की वैल्यू होती है माइनस KX प्लस 0.5 डेल्टा टी डिवाइड बाई K इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी. C1 की वैल्यू होती है KX प्लस 0.5 डेल्टा टी डिवाइड बाई K इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी. C2 की वैल्यू होती है K इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0.5 डेल्टा टी डिवाइड बाई K इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी. इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे. ये 3 फॉर्मूला यहां पर हो गया और एक फॉर्मूला यहां पर हो गया. इनको याद रखिए आप, राइट. तो ये था मस्किंगम इक्वेशन हमारा. अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं मस्किंगम मेथड पे. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए. लिखिए एन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज गिवन. An inflow hydrograph is given below. An inflow hydrograph is given below. Derive a outflow hydrograph. An inflow hydrograph is given below. Derive a outflow hydrograph for the same catchment by using Muskingum equation. By using Muskingum equation and find attenuation and lag. And find attenuation and lag. And find attenuation and lag. ठीक है. Given that K is equal to 12 hour and X is equal to 0.278. ये टाइम है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 and 48. इनफ्लो गिवन है यहाँ पर 42. Inflow is 42 here.
Inflow is 42 here. $68, $116, $164, $194, $200, $192, $170, $150, $128, $106, $88 एंड 74। ये हो गई। हमें आउटफ्लो यहाँ से डिराइव करना है, ठीक है। चलिए डिराइव करते हैं। यहाँ पर हम लोग आंसर का, ये क्वेश्चन का पार्ट था, अब ये आंसर का पार्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। आउटफ्लो क्यू इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सो यहां से हो जाएगा ये हमारा। देखिए, फॉर बेस्ट रिजल्ट पहले राउटिंग इंटरवल सेलेक्ट कीजिए। फॉर, यहां पर लिखता हूं, फॉर बेस्ट रिजल्ट 2kx इज लेस देन डेल्टा टी इज लेस देन k। सो 2 इंटू 12 इंटू 0.278 इज लेस देन डेल्टा टी इज लेस देन 12। सो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 12 इंटू 0.278, 6.672 इज लेस देन डेल्टा टी इज लेस देन 12। तो डेल्टा टी की वैल्यू 6.672 से 12 के बीच में आनी चाहिए। देखिए तो कोई वैल्यू है 6.67 से 12 के बीच में 8 है, 8 लाई करेगी। सो सेलेक्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू 8 आवर एज राउटिंग इंटरवल। ठीक है, तो अब यहां पर सारे मस्किंगम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। तो देयरफॉर C0 इज इक्वल टू माइनस kx प्लस 0.5 डेल्टा टी बाई k इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। सो माइनस 12 इंटू 0.278 प्लस 0.5 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 माइनस 0.278 प्लस 0.5 इंटू 8। इनकी वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, 0.0524। सिमिलरली C1 की वैल्यू आ जाएगी kx प्लस 0.5 डेल्टा टी बाई k इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.5793। C2 की वैल्यू k इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0.5 डेल्टा टी बाई k इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.3683। ठीक है, तो यहां से अब देखिए आप एज्यूम क्या करना था हमें, Q1 इज इक्वल टू I1, तो ये वैल्यू तो 42 ही आएगी। सो नाउ यहां पर मैं लिख देता हूं एज्यूम Q1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 42 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q2 इज इक्वल टू C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1। C0 C1 C2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q2 की 45.88 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसी तरीके से Q3 कैलकुलेट कर लो, Q4 कैलकुलेट कर लो सारी वैल्यू को, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 ये हो जाएगा हमारा, दिस इज Q2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, I5, I6 एंड दिस इज I7। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 45.88, Q3 की वैल्यू आ जाएगी 94.26, Q4 की वैल्यू आ जाएगी 157.16, Q5 की वैल्यू आ जाएगी 176.97 और Q6 की 157.6। Q7 कैलकुलेट कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ कैलकुलेट Q7, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है। C0 I7 प्लस C1 I6 प्लस C2 Q6, तो C0 की वैल्यू कितनी है 0.0524 इंटू I7 की वैल्यू कितनी है हमारी 74 प्लस C1 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5793 इंटू I6 की वैल्यू कितनी है हमारी 106 प्लस C2 की वैल्यू 0.3683
इंटू Q6 की वैल्यू कितनी आ गई 157.6. सो दिस इज 0.0524 इंटू 74 प्लस 0.5793 इंटू 106 प्लस 0.3683 इंटू 157.6. सो 123.327. ठीक है. सो दिस इज 123.327 मीटर क्यूब पर सेकेंड. हमारा अल्टीमेट एम क्या है यहाँ पर? एटेन्यूएशन और लैग फाइंड आउट करना. ठीक है, एटेन्यूएशन और लैग. तो देखो तो मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ पर कितना मिल रहा है इनफ्लो का? इनफ्लो का मैक्सिमम डिस्चार्ज है 200 और टाइम में 20, और आउटफ्लो का मैक्सिमम डिस्चार्ज है 176 और टाइम में 32. मतलब सीन कुछ ऐसा है. दिस इज इनफ्लो एंड दिस इज आउटफ्लो. ये कितना है? 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये है 176.97. ये है 20 आवर्स, ये है 32 आवर्स. तो देखो ये आ गया हमारा एटेन्यूएशन. सो दिस इंप्लाइज एटेन्यूएशन इज इक्वल टू 200 माइनस 176.97, 23.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड. आंसर. एंड दिस इज लैग हेयर 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12 आवर. दिस इज आंसर हेयर. राइट. तो ये था हमारा मस्किंगम मेथड. तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने राउटिंग देखा है, तो मैंने कहा था आपको कि आउटफ्लो जो होती है रिजर्वायर के केस में वो कम्प्लीटली अनकंट्रोल्ड होती है. तो पर्पस ये था हमारा, देखिए आप यहाँ पर ये जो फ्लो है हमारी, ये जो वाटर आ रही है यहाँ से, दैट इज इनफ्लो. और इस इनफ्लो के लिए जो हम ग्राफ सेटअप करेंगे, दिस इज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ हियर. और यहाँ पर ये जो फ्लो आ रही है हमारी, ये जो फ्लो आ रही है, दैट इज आउटफ्लो एंड दिस वाज द इनफ्लो, दैट इज आई. अब इस आउटफ्लो के लिए जो आप ग्राफ बनाओगे यहाँ से, दिस विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है कि ये जो फ्लो है हमारी, वो कंप्लीटली क्या है हमारी? अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा होगी, आउटफ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा होगी. सो दैट्स वाई वी कैन से पीक विल अकर एट द जंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एंड दिस पोर्शन इज हियर स्टोरेज like this, and this portion is release here. This is release and this is a storage, right? So that is inflow and outflow. So our ultimate aim is to get attenuation and lag. So this is attenuation and this is lag, right? So now same case is here. You can see here, just you can see this is the outflow rate, and this rate is here what you can see. This rate is completely uncontrolled outflow rate in the case of a reservoir, right? In the case of a reservoir, hence peak of outflow will occur at the junction of peak of outflow, this is inflow and this is outflow. Peak of outflow will occur at the junction of inflow and outflow here, right? So just see, you can also see in the case of river here, river is a controlled channel, so there is no any problem. In the case of river, there was one figure of river here also. Just let me check. Okay.
this is the, suppose this is the channel here, this is the channel, I am talking about this channel, and if you will take section here in this way you will take section, that is inflow and that is outflow. So complete situation is here controlled. You can also see in the same stream, you can also see here, if you will take section here, this is inflow and this is outflow, and this is the length of channel reach L, that is length of channel reach. वहाँ जो नोट्स में लिखवाया है आपको, वहाँ पर मिस कर गया तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं जो मैंने ये बताया था आपको नोट्स में. दिस इज सेक्शन ऑफ उत्तराखंड and this is section of Patna, this is Allahabad. So this is length of channel reach, this is L, right? And the inflow was here like this and the outflow was like this. So if you will superimpose the curve here, then this is inflow and this is outflow. So peak will occur after the junction of inflow and outflow. So aim is to find here attenuation and lag. So just we can analyze this channel by Muskingum method of channel routing. Muskingum method of channel routing, right? Okay. Okay. So देखिए the causes of flooding. The causes of flooding देखिए. Completely flooded area. This is the catchment. Overflow. बारिश बहुत ज़्यादा होगी. ओवरफ्लो के कारण हमारे कैचमेंट में पानी यहाँ से आएगी, बट इसकी रेट थोड़ी कम होती है. सो इंटायर कैचमेंट गेट फ्लडेड ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल. ओवरफ्लो दैट मीन्स ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल. यू कैन सी. एंड नाउ सेकेंड, एक्यूमुलेशन. वाटर का एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वाटर टेबल में, नीचे से वाटर पंप करेगा और पूरा कैचमेंट फ्लडेड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन. इंटायर वाटर टेबल लेवल विल बी ऑन हायर साइड. जस्ट यू कैन सी. सो दैट इज द कि वाटर टेबल हमारी काफ़ी हाई हो गई. सो दैट इज. एंड नाउ अर्बनाइजेशन. अगर आप रिवर बेसिन को ख़राब कर रहे हैं, उसके कैचमेंट में जाकर आप घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, देन इट इज़ अर्बनाइजेशन हेयर, स्ट्रक्चरल अर्बनाइजेशन. जस्ट यू कैन सी. अब पानी को आपने जाम किया तो पानी जाएगा कहाँ? फिर नीचे से पंप करेगा पानी और फिर अल्टीमेटली वो फ्लड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. राइट. ओके. मेथड्स ऑफ फ्लड कंट्रोल इन एशिया. देखिए फ्लड्स को कंट्रोल कैसे की जाती है. प्रोटेक्शन फ्रॉम सी साइड. रिप्रैप सी वॉल यूज करेंगे हम लोग. ये है रिप्रैप सी वॉल. दिस इज रिप्रैप सी वॉल. नाउ RS ग्लास बैरियर. दिस इज द RS ग्लास बैरियर. प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवर साइड मेथड 2. डाइक्स और लेवीज बनाएंगे हम लोग. देखा होगा आपने गांव में भी कैनाल्स के बगल में ये डाइक्स और लेवी PCC होती है, बनाई होती है. देखिए इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. लुक भी काफ़ी अच्छा आता है इससे. डाइक्स एंड लेवीज. नेक्स्ट RS डिमोंटेबल फ्लड वॉल. ये फ्लड वॉल बना देते हैं हम लोग, हाई डिस्चार्ज को भी ये रोक सके. प्रोटेक्शन ऑफ ए विलेज. नेक्स्ट RS डिमोंटेबल फ्लड वॉल. यहाँ से लगाते हैं, इधर का पानी इधर ही रह जाएगा. बांध में बनाते हैं, बांध में फाटक देते हैं ना, गेट. वही है ये जो आप लोगों ने सुना हो कि बांध का फाटक ओपन कर दिया, मीन्स गेट ओपन कर दिया. राइट. दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ ए सब डिवीजन. सब डिवीजन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. फ्लड वॉल सेम यूज करते हैं यहाँ पर भी वही. राइट.
देखिए। सो एग्जैक्टली ये सारे जो हमारे फ्लड्स कंट्रोल करने के तरीके हैं, ठीक है। डाइक्स और लेविस जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, डिमोंटेबल बैरियर, ठीक है, ये सब एक्सपेंसिव है। ये जनरली डाइक्स, लेविस और जो हम लोग बांध बनाते हैं वही है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, इसकी ये फ्लो है, इसकी ये फ्लो है, ये फ्लो है, ठीक है। और इधर क्या है, हमारी बसावट है, गांव है इधर, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से गांव है, क्योंकि हम लोग लेटरल डायरेक्शन में ही रहते हैं। अब ये पानी जो है वो स्प्रेड करेगी, इधर स्प्रेड करेगी ये वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सैंड बैग इस तरीके से स्टोर कर देते हैं, इस तरीके से सैंड बैग हम लोग लगा देते हैं। मेरे पास एक्चुअल पिक भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो साइड की पिक ही है बट इसमें नहीं है। इस तरीके से सैंड बैग लगा देते हैं। तो पानी जो होता है काफ़ी हाइट तक लगाते हैं, ऐसे करके इस तरीके से काफ़ी हाइट तक लगाते हैं, 5 फीट 6 फीट हाइट देते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये वाटर जो है, यहाँ से जो वाटर आएगी हमारी, ये जो वाटर आएगी इसको ये सैंड बैग रोकेगा, करेक्ट। दूसरा क्या होता है, बम्बू पाइलिंग्स भी कर देते हैं हम लोग, यहाँ से बांस लगाते हैं, इस तरीके से बांस ऐसे, और इसको ब्रशिंग कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से ब्रशिंग करके, और तब यहाँ पर सैंड बैग लगाते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। तीसरा है क्या कि जैसे मान लीजिए फ्लड है, जैसे मान लीजिए ये रिवर है हमारी यहाँ से, और हमें पता है कि इस साइड, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ये एरिया है, कौन सा एरिया, डिस्ट्रिक्ट है मान लीजिए, ये सब डिवीज़न है मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बांध बना देते हैं, बांध, इस तरीके से बांध बना देते हैं, ठीक है। अब ये पानी जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये बांध उसको क्या करता है, रोकता है एम्बैंकमेंट्स को इस बांध में। लेकिन इस तरफ पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ पर गेट भी यूज करते हैं, जो आपने वीडियो में अभी देखा था। इस गेट को ओपन करके थोड़ा पानी इधर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर से जंप करके आएगा पूरा पानी तो पूरा बांध टूट जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ओपन करके उस एरिया में पानी छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में। तो इस तरीके से बांध बना के भी करते हैं। तीसरा जो आपको मैंने डाइक्स और लेविस की बात करी, तो देखते हैं आप गाँव में जो हमारा कनाल रहता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से, जो आपने वीडियो में देखा था अभी, इस तरीके से पीसीसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरीके से दोनों साइड पीसीसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जो है पानी सीधे ऐसे जाएगी, सीपेज के चांसेस जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं, ठीक है, सीपेज नहीं करती है पानी, और ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर का यहाँ पे काम करता है, राइट। देखिए वर्कबुक चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A catchment of area 200 hectare has a runoff coefficient of 0.5. A storm of duration larger than time of concentration. ये तो देना जरूरी है इसको, because time of concentration is the minimum time for which rational formula is applicable. Time of concentration of the catchment and intensity of rainfall is 3.6 centimeter per hour. Calculate the peak discharge. So simple निकालो, QP is equal to जो मैंने बताया था KI into A. Runoff coefficient कितना है 0.5. Intensity कितनी है 3.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स हो गया। एरिया कितना है 200 हेक्टेयर, सो 2, तो यहां से करोगे सॉल्व इसको तो 10 की पावर -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 10 भी खत्म हुआ। सो दिस इज 36 कैंसिल, सो 5 2 10 मीटर क्यूब per second. So answer is B. हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2। A catchment consists of 30% area with runoff coefficient of 0.40 and remaining 70% area with runoff coefficient 0.6. Equivalent runoff coefficient. K equivalent कल बताया है आपको मैंने, K1A1 plus K2A2 divided by A1 plus A2. So K1 क्या हो जाएगा हमारा 0.40 into 0.3A plus 0.60 into 0.7A divided by A cancel, so 0.4 into 0.3 plus 0.6 into 0.7, so that is 0.54. So answer is B, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड,
स्टैंडर्ड फ्लोजेट फ्लड जो होती है हमारी इंक्लूडिंग फ्लड्स ऑफ सीवियर कंडीशंस, राइट। सो ए का 2, बी मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, ये विनाशकारी फ्लड होती है, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, सो दिस इज 1, कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी और आपत्तिजनक। सी का देखिए डिजाइन फ्लड, डिजाइन फ्लड जो होती है वो हमेशा हमारा रिकरेंस इंटरवल पे होती है, फ्लड डिजाइन रिकरेंस इंटरवल, सो 4। और डी जो होगी मैक्सिमम फ्लड पीक फ्लो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड डेटा, सो 2 1 4 3 डी, सॉरी 2 1 4 3 ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। While applying the rational formula for computing the design discharge, the rainfall duration is stipulated as time of concentration because time of concentration is the minimum time for which rational formula is applicable. Time of concentration is the smallest rainfall duration for which rational formula is applicable. C 4C 5 आइए। S is the storage, I is the inflow, Q, S is equal to K into X into I की power something, N की वैल्यू 1 होती है, represents the Muskingum method. B 6 का ये। A bridge has an expected life of 50 years और flood magnitude with a return period of 100 years. risk is equal to 1 minus q की power n, so 1 minus 1 by t की power n, so 1 minus सॉल्व कर लो इसको, 1 minus 1 by 100 की पावर 50, so 1 by 100 0.01 0.99 की पावर 50। देखो आंसर कोई होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the basic equation of flood routing through a reservoir can be modified described by successive delta t of the following। हाँ तो देखो I1 plus I2 by 2 minus Q1 plus Q2 by 2, यही बताया था ना, I1 plus I2 by 2। और C वाला ऑप्शन को देखो तो माइनस इधर नहीं जाएगा, ये प्लस होकर जाएगा। B वाले को देखो माइनस इधर जाएगा, हाँ तो माइनस Q2 इधर चला जाएगा, और ये Q1 तो निगेटिव है ही, तो माइनस कॉमन लोगे, हाँ तो B होगा इसका आंसर, करवाया है अभी जस्ट। 7 का B। 8 देखो, by Gumbel's method the flood discharge with a return period of 500 years at a particular township near neighborhood was estimated as 18,000 मीटर पर सेकेंड, प्रोबेबल एरर 2000 है, FC की वैल्यू नहीं दी है इसने, ले लो 1.96, सो x21 इज इक्वल टू xt प्लस माइनस FC इंटू SE। xt की वैल्यू है तुम्हारी 18,000 प्लस माइनस 1.96 इंटू SE की वैल्यू दे रखी है प्रोबेबल 2000, तो ये मेरे ख्याल से C हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लें, क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, 18,000 प्लस 1.96 इंटू 2000 21,920, हाँ ठीक है C, सो ये हो जाएगा 14,080 से 21,920 मीटर पर सेकेंड, सो आंसर C। 9 तो करा दिया आपको मैंने। 10th, from the analysis of rainfall data at a particular station it was found that the rainfall of 400 mm has a return period of 20 years. What is the probability of rainfall equal to or greater than 400 occurring at least once in 10 successive years? तो 20 years है रिटर्न पीरियड, 9 है ना, 10 है, 20 है रिटर्न पीरियड, तो P की वैल्यू 1 by 20 0.5, Q की वैल्यू 0.05 ना, Q की वैल्यू 1 minus P that is 0.95, so risk 1 minus Q की पावर n that is 1 minus 0.95 की पावर n की वैल्यू दे रखी होगी इसने 10, so this is answer B, 10 का B। आइए 11 का, a flood with a known inflow hydrograph is routed through a large reservoir, the outflow hydrograph will have attenuated peak and increased time base। attenuation होगी तो टाइम बेस तो बढ़ेगा ना, so 11 का attenuated peak and increased time base B। Consider the following statement in case of flood routing in a river channel, Muskingum method, the coefficient x represents। इसमें मेरे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, ये coefficient x के बारे में कह रहा है या मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ूंगा ना तो पता चल जाएगा। 1 2 3 4 1 तो सब में है ना, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट,
हाँ एक्स की बात कह रहा है, कोफिशिएंट एक्स की बात कह रहा है क्वेश्चन में। मेरे पास मोबाइल में क्वेश्चन है तो क्लियर नहीं दिख रहा। सो ये एक्स के बारे में पूछ रहा है। द कोफिशिएंट एक्स रिप्रेजेंट्स ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट इंडिकेटिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिटरमाइनिंग द स्टोरेज, सही है। अ स्टोरेज कांस्टेंट हैविंग द डायमेंशन ऑफ टाइम, नहीं ये तो के होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो तुम इट्स के, 5 मिनट इट्स के। तो 2 तो नहीं होगा, 3 नेचुरल चैनल के लिए 1.1 से 0.3 होती है और ऐसे तो 0 से 0.5 होती है। सो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो बी 12B। 13. It is proposed to design a causeway along a village road. The return period for the annual maximum flood of a given magnitude was found to be 5 years. The probability that this flood magnitude will be exceeded at least once during the next 2 years. Risk क्या रहा है? 1 minus q की पावर 2 और रिटर्न पीरियड कितना है आपका? t is equal to 5 years. So p की वैल्यू हो जाएगी 1/5.2, राइट। सो q की वैल्यू हो जाएगी 0.8। सो रिस्क हो जाएगा 1 minus 0.8 की पावर 2, 1 minus 0.64, 0.36। कोई होगा आंसर, देखिए इसमें डी। 14. A 1 hour rainfall of 10 centimeter has return period of 50 years. The 1 hour rainfall of 10 centimeter or more will occur each of 2 successive years. P 2 2C2 p की पावर 2 q की पावर 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 p की पावर 2। तो ये तो 1 हो जाएगा। सो दैट इज p की पावर 2। 1 आवर रेनफॉल हैज रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स है ना, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/50 की पावर 2, तो 0.02 की पावर 2, 0.0004। आंसर डी। ठीक है, डिकेंस में 3/4 होता है, सो 0.75 हो जाएगा 15 का डी, right? A linear reservoir is one in which a storage varies linearly with the outflow rate. Storage varies linearly with the outflow rate. 16 का B. A linear reservoir is one in which a storage varies linearly with the outflow rate. So 16 का B. 17 मस्किंगम में सारे कांस्टेंट को ऐड करोगे तो 1 आएगा। So 17 का D. 18 हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग जो होती है वो कंटिन्यूटी पे बेस्ड होती है। सो P का 1 और Q का 1 and 2 होगा। सो B 18 का B। 19 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लड राउटिंग मेथड इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ वेज एंड प्रिज्म स्टोरेज? मस्किंगम मेथड। सो B। 20 an inflow hydrograph is routed through a reservoir to produce an outflow hydrograph. The peak flow of inflow is PI. This is PI. And the time of occurrence is TI. And the time of occurrence is TI. The peak of outflow is P0 and the time of occurrence is T0. This is P0 and this is T0. तो क्या होगा, ये पूछ रहा है which one of the following is correct. तो क्या होगा, ये PI is greater than P0 हो जाएगा और T0 is greater than TI हो जाएगा। तो देखो कौन सा सही है, PI is greater than P0, ठीक है, और TI is less than T0, सो B। सो 20 का B, ठीक है। आइए नेक्स्ट। व्हेन ए लूप रेटिंग कर्व इज प्रिपेयर्ड ए गेजिंग स्टेशन व्हेन ए फ्लड वेव पासेस द मैक्सिमम डिस्चार्ज अकर्स अर्लियर देन द मैक्सिमम स्टेज। ठीक तो है ये तो उसका क्वेश्चन है, ये तो कराया भी है हमने। मैक्सिमम डिस्चार्ज अकर्स बिफोर द मैक्सिमम स्टेज, occurs earlier than the max, सही है। when a flood wave passes through a ridge during rising stage some water may get into depressions on the flood wave, सही है। A 21 का A, ठीक है। 22 पे आइए। The analysis of maximum daily rainfall on a city indicated that a depth of 280 mm has a return period of 50 years. Probability of one day rainfall depth equal to or greater than 280 mm in the city occurring 2 times in 15 successive years. So P 215 15 C2 P की पावर 2 Q की पावर 13। P की वैल्यू आ जाएगी 1/50 दैट इज 0.02, Q की वैल्यू आ जाएगी 0.98। सो P 215 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2 इंटू 0.02 की पावर 2 इंटू 0.98 की पावर 13। तो देखिए कितना आता है ये 0.02 रेज़ पावर 2 इंटू 0.98 रेज़ पावर 13 इंटू सो 0.032
So that is 0.032. So this is the answer, right? Next question पे आइए. Question number 23. The inflow hydrograph is given here and outflow is also given here. देखिए, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ ऑफ ए रिजर्वायर राउटिंग आर गिवन. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज 27, 15, 19. ये टाइम पता नहीं है, ठीक है. तो ये टाइम निकालो आप यहाँ से t. तो tan थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा, राइट. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सो 27 बाई 9 t इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 9 बाई 1. सो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आवर्स, राइट. अब यहाँ से आ जाओ, इसमें आउटफ्लो दे रखा होगा शायद. आउटफ्लो है, आउटफ्लो नहीं दिया है. और ये है 5-1, ये भी है 1-5, तो ये है 10. तो ये तो 5 हो ही जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू q बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई इज इक्वल टू 5 बाई 1. सो q की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट. तो पूछ रहा है एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन कितना हो जाएगा देखो, 25 इनफ्लो का कितना है 27. सो 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड का एटेन्यूएशन हो गया. और लैग हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 घंटे का. 2 और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है. फॉर क्वेश्चन नंबर 24. For routing of flood in a given channel using the Muskingum method, 2 of routing coefficient C0, C1 is given. C2 की वैल्यू कैलकुलेट करने का रहा. तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस C0 माइनस C1. सो 1 माइनस माइनस प्लस 0.25 माइनस 0.55. सो 1.25 माइनस 0.55, 0.7 आंसर हो जाएगा इसका. बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ये गेट 2018 का है. ए कल्वर्ट इज डिजाइन फॉर फ्लड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 years एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years. द रिस्क इन्वॉल्व विद द डिजाइन ऑफ द कल्वर्ट परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. देखिए 25 यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years, ठीक है. 100 years रिटर्न पीरियड है. P की वैल्यू 1/100, 0.01. Q की वैल्यू 0.99 और N की वैल्यू 20 years है. रिस्क पूछ रहा है 1 माइनस Q की पावर N. सो 1 माइनस 0.99 की पावर 20 रेज़्ड टू द पावर 20, 0.18. Question number 26. The probability that the annual maximum flood discharge will exceed 25,000 meter cube per second at least once in next 5 years is found to be 0.25. Risk की वैल्यू है 0.25. The return period of this flood event in years round of 1 decimal places is what? Probability that the maximum flood discharge will exceed 25,000 at least once in next 5 years is something. At least once in next 5 years. तो n की वैल्यू 5, ठीक है. तो पूछ रहा है रिटर्न पीरियड. सो रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस Q की पावर n. सो 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस Q की पावर 5. सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने सॉल्व कर रखे हैं. 1 माइनस 1 बाई T की पावर 5. तो देखो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू दिस 1 minus 0.25 is equal to raised to the power 1/5 is equal to this 1 minus is equal to this 17.88 years, 8-9 years, ठीक है. कैलकुलेशन आप चेक कर लेना. ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आ गया. सॉरी, ये था क्वेश्चन नंबर 26. 27, 28 करा दिया मैंने आपको, ठीक है. 27, 28 करा दिया आपको. ट्राई योर सेल्फ 2 भी करा दिया है आपको. T1, T3. T1 जो है आपका
सिंपल है, रिस्क ये है आपका मस्किंगम है और T3 भी मस्किंगम है, सो यू कैन सॉल्व इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए चैप्टर 1 वर्कबुक क्या है। पहला क्वेश्चन, इन ए वाटरशेड फॉर 4 रेन गेज 1 2 3 4, ये तो करवाया हमने मिसिंग रेनफॉल डेटा वाला, इसका आंसर आ जाएगा सी, 1 सी। सेकेंड, रीजनल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो देखिए इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस माइनस चेंज इन स्टोरेज करो आप, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। थर्ड आइए, एरिडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पीईटी माइनस एईटी बाई पीईटी इंटू 100, सो ए। बहुत डिटेल कराया है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बिटवीन टू आइसोहाइड्स 45 एंड 55, एरिया बिटवीन टू आइसोहाइड्स 45 एंड 55, ये हैं दो आइसोहाइड्स हमारे और इनकी वैल्यू है 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। इनकी एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज 100 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरी आइसोहाइड्स हैं हमारी, कितने की हैं, 65 सेंटीमीटर और इनकी एरिया है 150 किलोमीटर स्क्वायर। सो पी बार आ जाएगी बहुत ही सिंपली 45 प्लस 55, जरा से मैं इधर से लिखता हूँ। सो देयरफॉर पी बार इज इक्वल टू 45 प्लस 55 बाई 2 इंटू 100 प्लस 55 प्लस 65 बाई 2 इंटू 150 डिवाइड बाई 100 प्लस 150। तो इनका आंसर आ जाएगा आई थिंक 56 सेंटीमीटर। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया आंसर सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हम लोग। कैलकुलेटर वैसे है मेरे पास, सो जस्ट लेट मी चेक। 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 प्लस 55 प्लस 65 10 120 60 इंटू 150 60 इंटू 150 डिवाइड बाई 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम इंटरवल ऑफ ए टिपिकल स्टॉर्म आर गिवन। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है 20 मिनट्स में। तो आप टेबल को देखिए, हर 10-10 मिनट में इंटेंसिटी दे रखी है। इंटेंसिटी की एवरेज नहीं करते, हमेशा रेनफॉल की करते हैं। सो टाइम इंटरवल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, दिस इज टाइम इन मिनट्स। क्या है इंटेंसिटी, 0 to 10, 10 to 20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80। इंटेंसिटी रेनफॉल निकाल लीजिए आप, रेनफॉल इन mm कितनी आ जाएगी। देखिए फर्स्ट में इंटेंसिटी है 0.7, तो 0.7 इंटू 10 7। दूसरी आ जाएगी आपको 11, देन 22, देन 15, देन 12, 13, 9 एंड देन 4। तो देखिए 20 मिनट में मैक्सिमम इंटेंसिटी कह रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 7 18 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 20 मिनट में मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सो मैक्सिमम रेनफॉल इन 20 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 22 प्लस 15। सो देयरफॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू 22 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 1.85 mm पर मिनट। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट आइए,
क्वेश्चन नंबर 6, रेनफॉल इंटेंसिटी, ये रिलेटेड है हिटोग्राफ से। सो ए का 3, बी रेनफॉल एक्सेस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ में हम लोग करते हैं, बी का 4। रेनफॉल एवरेज हम लोग करते हैं किसमें, आइसोहाइड्स में, सो सी का 1। मास कर्व में क्यूमुलेटिव रेनफॉल लेते हैं, सो डी का 2। सो 3 4 1 2, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। The quantitative statement of the balance between water gain and loss in a certain basin during a specified period of time is known as, water budget होती है ये 1, so 7 is A। Inconsistency of rainfall data can be checked by which one of the following, double mass curve technique से करते हैं हम लोग, C, so 8 का C। 9, what is hydrological cycle, process involved with the transfer of moisture from sea to land and back to sea again, D। 10 देखिए, आपको ये द एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन बी इज एस्टिमेटेड एज, मिसिंग रेनफॉल का क्वेश्चन है ये शायद 176.6 आता है, 10 का करवाया हुआ है मैंने, बी। 11, थीसन पॉलीगन इज ए पॉलीगन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एडजॉइनिंग रेनगेज स्टेशन। Adjacent stations are joined by a straight line, thus dividing the entire area into a series of triangle. Perpendicular bisectors are drawn on each of these straight lines, thus forming a series of polygon. तो पॉलीगन जो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलती है, तो ये कह रहा है पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से मिलती है, गलत बोल रहा है, ए इज रॉन्ग। ए रिप्रेजेंटेटिव एरिया यूज फॉर वेइंग द ऑब्जर्व्ड स्टेशन प्रेसिपिटेशन, यस वेटेड एवरेज निकालने के लिए इसको फाइंड आउट करते हैं, तो 11 इज बी हियर, राइट। 12, consider the following statement concerning precipitation. Isohedral map method of determining the average precipitation is considered to be better than Thiessen method, right? No possibility of damaging the storm because of cloud seeding activity. हाँ, cloud seeding activity will enhance the precipitation. Cloud seeding से precipitation मिलेगा, लेकिन cloud seeding original storm को डैमेज भी करता है, ऐसी बात नहीं, cloud seeding original storm को डैमेज कर देता है, राइट। तो यहाँ पर अभी यहाँ के लिए यह स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग है हम लोग पढ़े थे ड्राउट्स में, क्लाउड सीडिंग से हम लोग प्रेसिपिटेशन को गेन करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। और यूपीएससी ने भी इसको करेक्ट माना था अपने ऑप्शन आंसर्स में। वाटर दैट परकोलेट्स थ्रू द सॉइल इमर्जेस एट ड्राई वेदर फ्लो इन अ स्ट्रीम, राइट, सो 1 2 and 3 ऑल्सो आर करेक्ट, सो 12 का डी। 13, एनुअल रेनफॉल वैल्यूज ऑफ स्टेशन ए इन mm फॉर द ईयर्स 2001 से 2010 आर गिवन इन द टेबल इन अ सिंपल 3-year मूविंग मीन ऑफ दिस रेनफॉल रिकॉर्ड इज कैलकुलेटेड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन द मूविंग मीन लिस्ट वुड बी। तो 2001 से 2010 तक का दे रखा है, तो आप मूविंग मीन निकालिए यहाँ से, देखिए P1 बार क्या हो जाएगा, P ऑफ 2001 प्लस P ऑफ 2002 प्लस P ऑफ 2003 डिवाइड बाई 3, यही हो जाएगा। इन तीनों का एवरेज लीजिए, मतलब 586 प्लस 621 प्लस 618 डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछ रहा है, तो किसको किसको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ से नेट डाई से पता चल जाएगा, 586 प्लस 621 प्लस 618, ठीक है, 621 18 39, ठीक है, 39 89 और 610 अगर हम करते हैं तो, और इधर 604, मुझे लग रहा है कि पी बार ऑफ 2004 मतलब 639 प्लस 689 प्लस 610, पी बार ऑफ 2004 ये हो जाएगा 639 प्लस 689 प्लस 610 डिवाइड बाई 3, तो देखिए कितना आ रहा है, 639 प्लस 689 प्लस 610 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है 646, ठीक है, ये 646 आ रहा है। तो यहाँ से 639 689 610 और यहाँ से 621 618 639 आ रहा है, और यहाँ से 64 621 650 आ रहा है, ठीक है, तो ये 646 आ रहा है। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन, 639 प्लस 618 प्लस 689 डिवाइड बाई 3, 648 आ रही है, कैलकुलेशन इज रॉन्ग हियर, दैट इज 648.67, दैट इज 649, तो 649 जो है वो ये आ रहा है, राइट, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 649, तो 649 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सो बी इज करेक्ट ऑप्शन।
आप चेक कर लीजिएगा मैं पूरा कैलकुलेशन क्यों करूँ, प्रोसीजर आपको पता है। 14, which one of the following points should be kept in mind while selecting the site for a rain gauge station? The site where a rain gauge is set up should be close to a meteorological observatory. The rain gauge should be on the top of a hill. A fence is erected to protect the rain gauge from cattle, etc. Should be located within twice the height of the fence. The distance between the rain gauge and the nearest object should be at least 2 times the height of object. ये D जो है ये ज़्यादा अच्छा है, so most appropriate है. So 14 is D. आपको मैंने 3 बताया था. Guidelines for selection setting of a rain gauge. A rain gauge must be surrounded by an open fenced area of 5.5 meter into 5.5 meter. No object should be near the instrument. Then no object should be near the instrument. Then 30 meter or 2 times the height of obstruction, whichever is more. ये पहला था. दूसरा था हमको कि इंस्ट्रूमेंट को हम as near the ground as possible हम रख सकते हैं, बट इतना हाइट दो कि फ्लड से सेफ हो. तीसरा है ग्राउंड शुड बी लेवल, राइट. तो दूसरे पहले वाले अजम्पशन से ये क्वेश्चन आया है, दैट इज 14D. 15 किया हुआ है आपका रेन गेज स्टेशन से, वही सर्कल वाला क्वेश्चन है थीसन का, 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा, करवाया है मैंने आपको. फिर उसके बाद 16 किया हुआ है, 183.85 आंसर आएगा. अगर भूल गया हूँगा मैं तो आप आंसर लिख लीजिए, लेकिन मैंने कराया है, मुझे याद है अच्छे तरीके से, 183.85 mm. 17 भी कराया हुआ है आपको, गेट 2015 का क्वेश्चन है. 18 सिंपल क्वेश्चन है आपको, ठीक है. 19 करा दिया है मैंने. 20 भी सेम क्वेश्चन करा दिया है मैंने, राइट. ओके.